नमस्कार दोस्तों। तो कंपनी विधि के अंतर्गत लेक्चर 5 में हम बात करने वाले हैं कंपनी के निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की या कंपनी के रजिस्ट्रेशन की। तो दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यही लिखना है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो को मुख्य रूप से हम 6 बिंदुओं में समझेंगे। पहला, हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, निगमन के लिए आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का वैधानिक महत्व और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। चलिए, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन या निगमन के हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये कंपनी निर्माण का द्वितीय चरण है और जैसे ही कंप्लीट होता है कंपनी क्या है, चिरस्थायी और पृथक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 33 से कहती है कि किसी भी व्यक्ति को जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसको संबंधित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में एक आवश्यक दस्तावेज जो यहाँ पर दिए हुए हैं इसको रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है और रजिस्ट्रार उनका जो है चेक करता है, उसके बाद जो है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देता है। अब जो पब्लिक कंपनी होती है उसको कम से कम 7 सदस्य है कंपनी का निर्माण करने के लिए चाहिए और प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 सदस्य चाहिए जो कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए कंपनी के महत्वपूर्ण निगमन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो उसकी हम बात करते हैं। तो उसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है: सीमा नियम, अंतर नियम, घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज या अन्य जो भी चीजें यहाँ पर आएगी। तो चलिए सीमा नियम की बात करते हैं। वैसे सीमा नियम को हम अलग से भी एक टॉपिक में समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लेकिन यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में भी समझेंगे। दूसरा दस्तावेज है अंतर नियम, घोषणा पत्र और अन्य। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीमा नियम। तो सीमा नियम जो होता है एक प्रकार के कंपनी का चार्टर होता है और इसके जो प्रारूप है इसको कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 में दिया हुआ है। वास्तव में इसमें क्या होता है, तो इसमें कंपनी की सील, उसके सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय क्या है उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और उनके द्वारा धारण किए गए अंशों का विवरण होता है और इसके अलावा कंपनी के उद्देश्य वगैरह भी इसमें होते हैं। और ये जो होता है मुद्रित पैराग्राफ्स में विभक्त क्रम अनुसार अंकित और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होता है और उसको कम से कम किसी भी एक साक्षी द्वारा क्या होना चाहिए, इसको हस्ताक्षरित करवाना चाहिए। साथ ही इसमें सीमा नियम पर निर्धारित मूल्य के स्टैंप लगे होने चाहिए। स्टैंप का जो मूल्य है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। चलिए कंपनी के अंतर नियम की बात करते हैं। तो कंपनी के जो अंतर नियम है वो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियम या उपनियम होते हैं और जो अंश सीमित पब्लिक कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन के समय अंतर नियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो टेबल ए यहाँ पर प्रथम अनुसूची की टेबल ए में जो है इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट इनको भर के भेजना होता है, तो उसी फॉर्मेट को ही अंतर नियम मान लिया जाता है। तो इनको एक ऐच्छिक होता है, ये चाहे तो दे भी सकते हो, नहीं भी देंगे तो टेबल ए के अनुसार उसको अंतर नियम मान लिया जाएगा। लेकिन जो असीमित कंपनी होती है, अंश द्वारा सीमित जो प्राइवेट कंपनी होती है, गारंटी वाली जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसको रजिस्ट्रेशन के साथ सीमा नियम के साथ अंतर नियम की रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए तो अंतर नियम की बात थी। घोषणा पत्र की बात करें तो कंपनी को अपने प्रवर्तकों को कंपनी के प्रस्तावित जो कंपनी का जो भी नाम रखना चाहेगा, जिस भी प्रकार का XYZ नाम रखना चाहेगा, तो उसको एक घोषणा करनी पड़ेगी कि उसके नाम की कोई अन्य कंपनी जो है मार्केट में नहीं है। अब यहाँ पर जो घोषणा पत्र होता है उसके लिए इसको 2 प्रतियों में इसको देना होता है। ठीक है, 2 प्रतियां देनी होती है। अन्य प्रपत्र की हम बात करें तो यहाँ पर अन्य प्रपत्र में ये होता है कि एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर सजेस्ट करके देना होता है जो कि कानूनी व्यक्ति एडवोकेट हो सकता है या कोई ऑडिटर हो सकता है, जिसको कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल या प्लीडर के समक्ष खड़े होने का क्या होता है, उसके पास उतना टैलेंट होना चाहिए। चलिए फिर प्रस्तावित कंपनी के सेकंड बिंदु हम देखते हैं, रजिस्टर्ड। अन्य में दूसरा बिंदु क्या है कि जो प्रस्तावित कंपनी है उसको रजिस्टर कार्यालय के स्थान के बारे में नोटिस, जिसमें कंपनी का पूरा नाम व पता और जिले का नाम जो है लिखकर देना होता है। ये तो हमने इसे यहाँ पर जो है पॉइंट्स में लिख लिया है, किसके अंतर्गत, निगमन के लिए आवश्यक दस्तावेज के 4th बिंदु के अंतर्गत। ठीक है, ऑडिटर वगैरह होना चाहिए, रजिस्टर कार्यालय होना चाहिए जिसमें कंपनी का नाम, पता और जिले का उल्लेख हो और निर्देशकों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अपॉइंट करते हैं। और यदि अंतर नियमों के अनुसार निर्देशकों की अपॉइंटमेंट हो चुका है तो उनके क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, उनका नाम, पता तथा साक्ष्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। कंपनी के जो मनोनीत निर्देशक होते हैं उनको अपने सेल्फ साइन करके अटेस्टेड करके भेजना होता है कि उन्होंने एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन एक नंबर होता है उनको आवंटित हो चुका है और वो भी क्या करना होता है, रजिस्ट्रार को भेजना होता है। यदि कंपनी द्वारा उसके प्रबंध, अभिकर्ता, सचिव, कोषालय आदियों की नियुक्ति की जाना बाकी हो तो कंपनी इसके साथ जो अनुबंध करने जा रही है उसकी एक प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ क्या होती है, संलग्न करना चाहिए। इन सभी प्रलेखों के जो अतिरिक्त कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना होता है। तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई कि इसको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी क्या होता है, देना पड़ता है। तो ये चीजें हैं आवश्यक दस्तावेज। कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है यदि वो संतुष्ट है कि निगमन हेतु सभी आवश्यक जानकारी प्रपत्र निश्चित फॉर्मेट में भेज दिए तो कंपनी को निगमन क्या करता है, एक निगमन प्रमाण पत्र भेजता है।
ठीक है। और सबसे पहले तो कंपनी का नाम क्या करेगा, कंपनी रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा। कंपनी का नाम रजिस्टर में लिपिबद्ध होते हुए एक निगमित निकाय का रूप धारण कर लेती है और कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र पर अंकित तारीख की कंपनी के निगमन की तिथि मानी जाएगी। संबंध में रजिस्ट्रार अपना कार्य अर्ध न्यायिक प्राधिकारी की हैसियत से करता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह जो है कार्य करता है। तो ये है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। चले आइए इनके छोटे छोटे बिंदुओं की भी चर्चा करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण। तो 1 मई 2015 के पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 30 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब नया फॉर्म आ गया है INC 29 जिसको बोलते हैं। इसमें कम से कम 7 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहले कई फॉर्मेट में फॉर्म होता था, जैसे DSC, DIR 3, DIR 12, INC 1, INC 7, INC 8, INC 9, INC 10, INC 22, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक ही फॉर्म हो गया है, तो जिससे कि क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो जब कंपनी द्वारा जो नियम के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह दस्तावेज किसके पास भेजे जाते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं। और रजिस्ट्रार इसमें देखता है और अगर सभी बातें उपयुक्त हो, विशेष रूप से लिमिटेड शब्द के उल्लेख पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार लिमिटेड शब्द होना आवश्यक है अगर वो धर्मार्थ कंपनी नहीं है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, सभी चीज़ें उपयुक्त होती है तो उस पर साइन करके और अपने सील लगाकर, जो अपने कार्यालय की सील लगाकर प्रस्तुत कर देता है प्रमाण पत्र, और कंपनी को दे दिया जाता है। तो कंपनी का प्रमाण पत्र का वैधानिक महत्व भी होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी मार्कशीट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही और इसके बाद जैसे ही प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो कंपनी क्या होती है, एक निगमित निकाय बन जाती है और वो सभी गुण धारण कर लेती है जो कंपनी अधिनियम की धाराओं में वर्णित है। ठीक है, तो यही है स्पेशली इसमें। और इसके प्रभाव की बात करें हम, तो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र जारी होते ही प्रमाण पत्र पर अंकित दिनांक से कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सब्सक्राइबर तथा अन्य व्यक्ति जो समय समय पर कंपनी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, एक निगमित निकाय के रूप में कंपनी के निगमित नाम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्य संपादित करेंगे और इनको शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो कंपनी को अपनी कॉमन सील भी रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमने देखा कंपनी के निगमन यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित बातें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी द्वारा व्यापार के प्रारंभ की। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा।